Answer the questions on the basis of your understanding of following passage and related studied concepts. So again, case study based questions are there, and what we are given a coil. This is a coil of wire, and this is galvanometer. Deflection in the galvanometer is given here, galvo. Okay, and there is a magnet here, north and south. So see what is given in the passage. A galvanometer pointer gives a momentary deflection to the right of the zero position when it is connected to a small coil, and a magnet is allowed to fall towards the coil. This magnet is falling in this position towards the coil. So galvanometer pointer gives a momentary deflection to right of zero position. They have given the direction. Right means, right side means किस साइड पे होगी डिफ्लेक्शन? अगर लेफ्ट हो तो क्या होता है, राइट हो तो क्या होता है? चलिए देखते क्वेश्चंस क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज where will the galvanometer pointer move if the magnet moves through the coil and it falls away from the coil? तो क्या इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का? थिंक अपॉन एंड टेल मी. यस, तो क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर मूव इफ द मैग्नेट मूव्स थ्रू द कॉइल. पहला पार्ट देखिए पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द मैग्नेट इज इनसाइड द कॉइल, it moves through the coil, then magnetic flux becomes constant with time. तो उस केस में जो है इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा. उस केस में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी. आर यू गेटिंग इट? तो इस केस में क्या होता है कि जब मैग्नेट इसके टुवर्ड्स आ रहा होता है, डिफ्लेक्शन होती है. जब कॉइल के बीच में आ जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाती है. जितनी लाइंस थी वो इसी में रहती हैं. तो उस केस में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है. व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द कॉइल, जब मैग्नेट कॉइल में से बाहर आएगा, अगेन डिफ्लेक्शन स्टार्ट्स, बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो देखिए हमने इसको हॉरिजॉन्टली किया था कि एक मैग्नेट जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है तब क्या होता है. दिस इज अबाउट व्हेन अ मैग्नेट फॉल्स वर्टिकली, देन व्हाट हैपेंस. ठीक है, तो उस केस में देखिए क्या है. आई रिपीट दैट व्हेन द मैग्नेट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है, तब नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाएगा. नॉर्थ मींस करंट विल बी फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज और राइट डायरेक्शन, जो ऑलरेडी शो कर रहे हैं. जब मैग्नेट कॉइल के टर्न्स के बीच में आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स जीरो, बिकम्स कांस्टेंट. So no induced current flows, so no deflection will be shown by galvanometer in that situation. When the magnet comes out of the coil, then again the deflection is shown, but in the opposite direction. क्योंकि obviously polarity change हो जाएगी, right? क्योंकि अब जो है साउथ पोल उससे दूर जा रहा होगा. ठीक है, तो नॉर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा. इट विल ट्राई टू अवॉइड द मैग्नेट गोइंग अवे. आपको पता है इट इज ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर. तो नॉर्थ ही डेवलप होगा, अगेन द करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन सेम ही रहेगी. ठीक है, सो माइंड इट. सेकेंड पार्ट है इसका, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो डायरेक्शन हमने अभी यूज कर ही ली. ठीक है, डायरेक्शन अभी हमने मेंशन कर दी है कि क्या डायरेक्शन होगी. थ्रू तो कोई भी नहीं है, जब ये बाहर आएगा तब आपको डायरेक्शन बताना है. पहले की तो गिवन है, व्हेन द मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल देन द डायरेक्शन इज गिवन टू यू. व्हेन द मैग्नेट कम्स आउट ऑफ द कॉइल तब क्या डायरेक्शन होगी, वो फिर नॉर्थ होगी, बिकॉज साउथ पोल ऊपर है, साउथ विल बी गोइंग अवे. So when the south is going away, it will oppose the going away of magnet. So north will be generated here. North means again current will be flowing in the anti-clockwise direction. Third part है, from the diagram given below, state the factor that would decrease the maximum value of induced EMF if a permanent magnet moves up and down on the end of a spring. Another diagram they have given now. All right, now they have given
another diagram. तो वो क्या है देखिए, there is a ceiling to which a spring is attached, a coil is attached or spring is attached, and a magnet is connected to it. This is a spring, okay, and a magnet is attached here. So movement will be according to the spring. Movement of permanent magnet will be according to the spring. So this is a coil here. A coil has been captured. आपको पता है कि चाहे मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, relative motion होनी चाहिए, then induced current or EMF is always produced. So I again read the question. State the factor that would decrease maximum value of induced EMF if a permanent magnet moves up and down on the end of a spring. तो ये जो मैग्नेट है स्प्रिंग के साथ साथ अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो कौन सा फैक्टर है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिक्रीज करेगा? कौन सा फैक्टर है जो इसको डिक्रीज करेगा? यस, एनी गेसेस, एनी आइडियाज कि क्या आंसर हो सकता है इसमें? बताइए। यस स्टूडेंट्स, एनी गेसेस? अभी ऑलवेज कम्स लेट. यस, एनी स्टूडेंट? नो आइडिया? पहले फैक्टर होगा क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन सा फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? व्हाट विल हैपन टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बताइए। देखिए क्या होगा कि ये मैग्नेट की मूवमेंट से ये जो कॉइल इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, तो मैग्नेट इसके इनसाइड आउटसाइड ये इस तरह से अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो जब ये इनसाइड जाएगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी, जब आउटसाइड आएगा देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल वेरी। तो कौन सा फैक्टर है ये जो इसकी रैंडम मूवमेंट है, ठीक है, ये जो इतनी सारी इसकी मूवमेंट हो रही है वो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करेगी। तो अगर मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्मली उसकी तरफ आ रहा होता तो देन मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही हैं, कभी बाहर जा रही है। सो मैग्नेटिक लाइंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑसिलेशंस हो रही हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन की बजाय अगर यूनिफॉर्म मोशन होती मैग्नेट की तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो पाती। सो ऑसिलेटरी मोशन is the factor that is decreasing the maximum value of induced EMF, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से ही आप लिंक करोगे इसको। लास्ट पार्ट है इसका, हाउ कैन एन एसी जनरेटर बी कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर। अब जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट अस डिस्कस one more question of magnetic effects. Okay, so a bar magnet is moved in and out of a coil, right, that is connected to a sensitive center 0 meter as shown in the figure given below. अब देखिए क्या क्वेश्चन है। ये एक सेंसिटिव सेंटर 0 मीटर है, मींस डिवाइस है, ठीक है, जिसके दो टर्मिनल्स को कनेक्ट किया गया है हियर अक्रॉस द कॉइल। दिस इज अ कॉइल जिसके दो टर्मिनल्स यहाँ पे दो एंड्स हैं, ठीक है, और यहां से एक मैग्नेट अटैच्ड है नॉर्थ साउथ। दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है। सो अ बार मैग्नेट इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ अ कॉइल। इस तरह से हम इसको इनवर्ड पुश कर सकते हैं, इस तरह से आउटवर्ड पुश कर सकते हैं। मैग्नेट कॉइल के अंदर और बाहर इस तरह से जा रहा है, राइट। इट कैन मूव अबाउट लाइक दिस थ्रू द इंटीरियर ऑफ द कॉइल लाइक दिस, ठीक है। द मीटर नीडल स्विंग्स टू द लेफ्ट व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल।
they have given in the paragraph. ये information उन्होंने पहले पैराग्राफ में given है, दी हुई है. The meter needle swings to the left when magnet is moving towards the coil. उन्होंने एक चीज बता दी कि जब मैग्नेट को उसके towards लेके जाते हैं तो ये जो मीटर गैल्वेनोमीटर है जो भी है उसकी नीडल लेफ्ट की तरफ जाती है, मतलब एक डायरेक्शन उन्होंने बता दी है. नाउ पार्ट्स आर हाउ द नीडल बिहेव्स व्हेन द बार मैग्नेट इज एट रेस्ट. ऑप्शंस आर swings towards left, swings towards right, does not move, swings towards left, then comes back. तो इसकी ऑप्शन है सी, does not move. क्योंकि मैग्नेट रेस्ट पे है, there is no relative motion, so no induced current will be produced in the coil. Second part है how the needle behaves when the bar magnet is at rest and the coil is moving away from the magnet. अब देखो जब टुवर्ड्स आ रहा था तो हमने बोला कि उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो जब अवे लेके जाएंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इट विल बी टुवर्ड्स राइट. So options are again swings towards left, towards right, doesn't move, towards left and then come back. Options वही हैं, सेम है, बट आपका आंसर आएगा बी पार्ट, swings towards right. आपने उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है, राइट. अब इसका थर्ड क्वेश्चन है in which condition the meter needle swings to the left. अब उन्होंने वही जो पैसेज में क्वेश्चन दिया वही पूछ लिया, in which position will the swing needle move towards the left when the magnet is moved towards the coil. तो इसका आंसर वही है, पैसेज में से आपने ले लिया, when the magnet moves towards the coil then the meter needle moves towards the left. नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ सोलिनॉइड. सोलिनॉइड, ये कॉइल को हम सोलिनॉइड भी कहते हैं, आपको पता है ना, ठीक है. वो भी स्प्रिंग लाइक कॉइल ही होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है. तो वो कह रहे हैं कि इसका आप पैटर्न बनाओ. अब पैटर्न तो आपको पता ही है, जिस एंड में से आपने करंट पास करना है उसको साउथ लेबल करोगे एंड द अदर एंड विल बिहेव लाइक नॉर्थ. मतलब जिसके साथ आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया है सेल या बैटरी का, उसको आपने साउथ पोल शो करना है, ये याद रखना है. चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट है चाहे ये सोलिनॉइड है, राइट. सो दिस इज अ सोलिनॉइड, दिस इज अ कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है सेम एज दैट ड्यू टू अ बार मैग्नेट, यू नो दैट. इस तरह से बना. तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, साउथ से इनवर्ड्स, नॉर्थ से आउटवर्ड्स. This way you can draw the magnetic field pattern. Okay. So is this question clear to you? All the parts are clear to you? Just basic knowledge you should have. Then you can easily do this. अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिए. हाँ जी, हिमांशु धीर बोलो. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम जो आपने मैम कल केस स्टडी करवाई थी मैम, उसको मैम वो केस स्टडी मैम प्लीज सेंड कर सकते हो? बच्चे आप कल की वीडियो देख लो, वीडियो इज देयर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल. ओके मैम. और मैम मैम एक रिक्वेस्ट और थी मैम, स्लैब एंड प्रिज्म की डायग्राम प्लीज सेंड कर सकते हो? ओके, आई सेंड इट. ठीक है, थैंक यू मैम. and then a circular metallic loop is kept above the wire AB as shown. What is the direction of induced current produced in the loop if current flowing in the straight wire is steady, that is it does not vary? And justify your answer in each case. Second part है if current in the straight wire is increasing in magnitude. तो अगर तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो इंड्यूस करंट विल बी फ्लोइंग हियर, राइट. और सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, आपको पता है कि इंड्यूस करंट, एक में करंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. अगर कांस्टेंट होता तो इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होना था. ये सिर्फ तभी होता है जब करंट में चेंज होता है, जब रिलेटिव मोशन होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, तब वैसे होता है. तो अब जब इसमें भी करंट चेंज होगा, यू नो करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उसके पास जो भी मेटल की वायर है, लूप है, कॉइल है, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। यही फैराडेज लॉ है, राइट। तो अब ये अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर। ये भी आपको पता, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। तो इसका जो पोर्शन इसके नियरेस्ट है उसमें आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देना है। सो दैट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्लॉकवाइज आया क्योंकि करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो चेंज हो रहा है करंट, तो ये उस चेंज को अपोज करेगा बाय डिक्रीजिंग करंट इन इटसेल्फ इन द नियरेस्ट पोर्शन। तो अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें डिक्रीज करेंगे। अगर देखो अब इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है थ्रू वायर एबी बट इट इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसमें से करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ट्राइंग टू इंक्रीज इट इन ऑर्डर टू अपोज इट। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका फैक्ट है, पर इस हाई लेवल के शायद क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। आपको बस ये देखो कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है। आई हैव अ 10th सैंपल पेपर ओनली, उन्होंने ये क्वेश्चन उसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो इफ क्वेश्चंस आर एडेड इसका मतलब हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये +2 लेवल का क्वेश्चन है ये। बट इवन देन इन सैंपल पेपर्स यू विल सी सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट देखिए, there is a coil and a torch bulb is connected to it. This is P coil and very close to it another coil is also kept, that is Q coil, and AC source is connected to it. थोड़ा सा AC ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में वैसे सिलेबस में नहीं है, पहले होता था AC DC क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दूं। DC इज डायरेक्ट करंट जो चेंज नहीं होता, AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट जो चेंज होता रहता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, हमने जो मोटर की है उसमें करंट की डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे, वो DC करंट ही है। ठीक है, AC में करंट ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है, तो एक ऑसिलेटिंग आप कह सकते हो वोल्टेज हमने अप्लाई की है यहाँ। तो एक में अब क्वेश्चन देखिए क्या है, a coil P is connected to a torch bulb and placed parallel to another coil Q as shown in figure. Explain the following observations. First observation है कि जैसे ही हम ये अरेंजमेंट करेंगे bulb will light. What is the reason? Anybody can tell why the bulb will light? वही रीजन वही है कि इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है जो चेंज होता है। तो जब एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है बाय म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स विद वन कॉइल। अगर एक में करंट चेंज हो रहा है या उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ये वही बात हो जाती है। So here induced current will be flowing because of which the bulb glows. तो आप लिख लीजिए इसका आंसर क्या है, why the bulb lights। एक लाइन में चाहे इसका आंसर लिख लो, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है bulb gets dimmer if the coil P is moved upwards. अब P coil को हमने upwards मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसको दूर लेके जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो बल्ब है ये थोड़ा इसकी ग्लो लाइट हो जाएगी, इट विल ग्लो डिमर। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले देखो सारी की सारी लाइन इससे जो लिंक है इसमें एंटर कर रही है। अब जब आपने एक कॉइल को दूर लेके जाना स्टार्ट कर दिया तो उतनी मैग्नेटिक लाइंस उसमें जा नहीं रही हैं, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से कम चेंज हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट उसमें कम इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है और बल्ब जो है वो डिम हो जाता है। दिस इज द रीजन।
बल्ब जो है वो कम जो ग्लो करता है। इज द रीजनिंग क्लियर टू यू? क्योंकि लेस लाइंस जो है आप उसमें एंटर करेंगी। अब इसके अराउंड जो लाइंस है वो तो बहुत इजीली दूसरे कॉइल में एंटर कर रही है। जब आप इसको दूर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, तो लाइंस इसमें कम एंटर करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज विद टाइम। So due to decrease in magnetic flux with time, this bulb glows very dim. तो इस तरह के questions भी हैं. Now let us do one more question on the basis of formula that we have done, and very rare numericals I find in the books. So I have one. I will like if you will answer this question. So write down. How would the strength of magnetic field? How will the strength of magnetic field due to a current carrying loop be affected? How will the strength of magnetic field due to a current carrying loop be affected if, first part, radius of the loop is reduced, to half its original value. There is a circular wire carrying current, we mean to say, and radius is reduced to half. New radius is half of previous radius. So they are asking how the strength of magnetic field will change. Who will tell me? Which formula will be applicable? What is the formula for magnetic field due to a circular coil carrying current at the center? Who will tell me the formula? So using that formula, tell me what will be the effect on strength of magnetic field. Yes, this was first part. Yet we have second part also. Yes. Raise hand. Who will tell me? बताइए बच्चे, किसको पता है ये फॉर्मूला कौन सा था और उसको यूज करके फिर क्या आंसर है? यस, हरी अप, कम ऑन. यस स्टूडेंट्स, हरी अप. क्या आंसर है? नो हैंड रेज्ड. मैं बताऊं फिर. B इज इक्वल टू सर्कुलर लूप का क्या था? म्यू नॉट I अपॉन 2R. This was the formula due to circular loop and multiplied by number of turns also if the coil is having certain turns. Otherwise for one coil म्यू नॉट I over 2R. स्ट्रेट वायर का क्या था? भूल गए ना सब. स्ट्रेट वायर का था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 pi R. और सोलेनॉइड का था B is equal to mu naught Ni. Directly proportional to number of turns, directly proportional to amount of current. ये तो आप काफी frequently use करते रहे हो, ये भूल चुके हो, है ना? Now use this. So magnetic field is inversely proportional to radius. If radius of the loop is halved, magnetic field will be doubled. So our answer is magnetic field strength will be doubled. This is the answer. The strength of magnetic field will be doubled. Fine. Any doubt? Second part now. How will the strength of magnetic field due to current carrying loop be affected? Yes, Aryan. मैम मैंने कहना था ये फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दो प्लीज. हाँ मैं कर क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था. हाँ क्वेश्चन यही सर्कुलर का फर्स्ट पार्ट ना. ओके. क्वेश्चन है हाउ वुड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, लूप मीन सर्कुलर वायर, बी अफेक्टेड इफ रेडियस ऑफ लूप इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. अगर हम उस सर्कुलर लूप का रेडियस हाफ कर देते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा? तो वी हैव द फॉर्मूला ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट म्यू नॉट I अपॉन 2R, inversely proportional to radius of the loop. So if the radius is half, magnetic field will be doubled. ये फॉर्मूला मैंने आपको तीनों का जब डायग्राम बनवाया था ना उसके साथ तीनों के फॉर्मूले बताए थे. सर्कुलर वायर का, सर्कुलर लूप का, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का
और सोलिनॉइड कैरिंग करंट का। इन तीनों के एक्सप्रेशन विद तीनों का जो डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड का वो साथ में बनवाया था। मैं अभी भी बनवा देती हूँ। सर्कुलर का इफ यू रिमेंबर ऐसे था, आई कीप ऑन ड्राइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस तरह से था ना, याद है बच्चे? और सेंटर में सब ऐड अप हो जाते हैं। ये सर्कुलर वायर का सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका फॉर्मूला है। सो व्हेन अ सर्कुलर वायर इज कैरिंग करंट, उसके सेंटर पे इतना फील्ड जनरेट होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन। और ये है स्ट्रेट वायर का। स्ट्रेट वायर को यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल हम इसको मार्क कर देंगे। ये उसका डायग्राम है, ठीक है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और सोलिनॉइड का पैटर्न तो अभी आज मैंने बनाया ही है कि ये एक सोलिनॉइड है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह होगा। It will be same as that due to a bar magnet. Now you get it? Okay, let us come back to the question now. तो ये तीनों के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बहुत अच्छे से करने हैं आपको। Alright, so second part is the strength of current through the loop is doubled. Then what will happen to the strength of magnetic field? So you can very easily make out now, since magnetic field strength is directly proportional to current. Alright, then magnetic field will also get doubled if current is doubled. So again the answer is 2B. So if I dash is 2I, current is doubled, magnetic field will also get doubled. So in both the parts, magnetic field is increasing. All right, students. अब जैसे मैंने तीनों के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाए हैं, I was very surprised to see your ray diagram, especially refraction of light through a glass prism, glass slab का डायग्राम था, और कई बच्चों ने प्रिज्म बना दिया था। I don't understand कि स्लैब होती है, प्रिज्म होता है। आपको एक स्पेशली प्रैक्टिकल भी करवाया गया इसके ऊपर, स्लैब का अलग, प्रिज्म का अलग, ठीक है? तो वो तो किसी बच्चे से भी पूछ ले, प्रिज्म उसको भी पहचान होगी कि ये प्रिज्म है और ये स्लैब है। आप लोगों को पूछा स्लैब क्या है, आप रिफ्रैक्शन बना रहे हो प्रिज्म की, तो ये डायग्राम एक बार मैं बनवाना चाहती हूँ, आपको देख लो। अगर हम कहें रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब तो कैसे बनाओगे आप? लेबल्ड डायग्राम, ठीक है? टेक इंसिडेंट रे, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है और नॉर्मल हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे नहीं बनानी है, ठीक है? मैं ड्यूटी पे थी, वहां पे आई सॉ सम स्टूडेंट्स और वो कैसे डायग्राम बना रहे थे, मैंने शायद पहले भी बताया आपको। ये इस तरह से, मुझे तो बनाना नहीं आ रहा, ऐसे इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, और ये इसके पैरेलल हो गई उनके हिसाब से, है ना? और नॉर्मल फिर कहाँ गई? ये नॉर्मल बना। वाओ, व्हाट एन इनोवेशन! हाँ, ये नॉर्मल थोड़ी होती है ऐसी। तो प्लीज जहां से भी ये डायग्राम आपने देखा है उसको अपने माइंड से डिलीट करिए। ये डायग्राम है, एंड ऑलवेज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल दैट द रे मेक्स विद नॉर्मल, दैट इज ऑलवेज द एंगल। प्रिज्म में सारे एंगल गलत मार्क करते हो आप, वॉल ऑफ प्रिज्म के साथ एंगल बना देते हो, वो नहीं करना है। हमेशा डेफिनेशन याद रखिए, जैसे मिरर से हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन में, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो हर केस में वही चीज अप्लाई होगी, चाहे स्लैब है चाहे प्रिज्म है, हमेशा हम ऐसे ही एंगल लेते हैं। ये एंगल आई नहीं है, आप इसको मार्क कर देते हो। अच्छा, अब उसके बाद आप इसको स्ट्रेट ले जाओ स्केल के साथ पहले ही। Now ray is traveling from air to glass. It will bend towards the normal because its speed decreases in a denser medium. This is refracted ray. Refracted, reflected नहीं, refracted ray. And angle that it again makes normal is angle of refraction. अब फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, रे ने फिर बाहर जाना है, अगेन भी ड्रॉ नॉर्मल, सीधी होनी चाहिए, नॉर्मल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आपने डी रखी 90 पे, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है? अब ये रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसको ऐसे बेंड करिए कि ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो, इंसिडेंट रे के पैरेलल होनी चाहिए, इस तरह से इसको ड्रॉ करना, राइट? सो क्योंकि ये रे उससे बाहर आ रही है, इमर्ज हो रही है, दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे।
and again angle that it makes with normal, that is angle of emergence. ठीक है, this is not complete yet. And if incidence ray and emergent ray are parallel to each other, perpendicular distance between them is called lateral displacement. Perpendicular distance between emergent ray and the direction of incident ray, that is called lateral displacement. It is denoted by symbol D, and it is directly proportional to thickness of the slab T. So this is completely labeled diagram showing refraction of light through a glass slab. तो देखिए अब क्लियर है सब आपको. एंड अगेन आई वांट टू से आपका प्री बोर्ड का पेपर इजी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा. सो जस्ट नोइंग द कॉन्सेप्ट्स विल नॉट बी सफिशिएंट, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट विल बी रिक्वायर्ड, राइट? सो प्लीज डू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, राइट? तो ये हो गया लेबल्ड डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. ऐसे ही हमने अपने एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही बनाया है. अब आते हैं हम प्रिज्म पे, राइट? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अब प्रिज्म की भी दो चीजें हैं, एक डिस्पर्जन है, एक रिफ्रैक्शन है. ये मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ कि क्या है. सो सपोज यू आर हैविंग अ प्रिज्म एबीसी, व्हेन यू टेक अ लेजर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर की लाइट, रेड या ग्रीन लेजर, तब आपकी एक ही रे बाहर आती है जो इमर्जेंट रे है. दैट इज डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल में किया है. अगर आप व्हाइट लाइट लेते हो, सनलाइट लेते हो, तो वो स्प्लिट करती है इनटू 7 कलर्स, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सो देयर आर टू सेपरेट थिंग्स. फाइन. तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं. अब जहां पे आपकी इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, आपने उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से डी रख के यहाँ पे नॉर्मल बनानी है. नॉर्मल शुड बी परपेंडिकुलर. अब ये ए बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. दिस इज द नॉर्मल. एंड अगेन बाय डेफिनेशन प्रिज्म के साथ, इसकी वॉल के साथ एंगल नहीं बनाना है. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब फिर ये एयर है, ग्लास प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो व्हेन द रे विल एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल दिख रही है आपको, नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे एंड एंगल दैट इट मेक्स विद नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब फिर से रे ग्लास से एयर में जाएगी. अगेन यू ड्रॉ नॉर्मल हियर. ये दोनों नॉर्मल्स मीट कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ड्रॉ नॉर्मल हियर. नाउ व्हेन इट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर ले जाइए इसको. दिस इज इमर्जेंट रे. और अगेन द एंगल दैट इट मेक्स विद नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये नहीं है एंगल ऑफ इमर्जेंस. कभी भी प्रिज्म की वॉल के साथ एंगल नहीं बनाना है, ठीक है? अभी अब इंसिडेंट रे को पीछे ले जाइए स्केल के साथ बैकवर्ड, और इमर्जेंट रे को ले जाइए. इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा. सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन नाउ, राइट? So this is the complete diagram showing refraction of light, जो आपने अपनी फाइल में भी किया है ये वाला एक्सपेरिमेंट. अब हम आते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. अब ये है व्हाइट लाइट, सनलाइट, ठीक है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, आपको पता है. अब पहले तो आपको जैसे एक रे को बेंड किया था, फिर फर्दर बेंड किया था, तो इसको भी 2 बार बेंड करिए. आप क्या करते हो, सीधी एक ही बार ले जाते हो, ऐसे नहीं बनाना है. अभी आपने डायग्राम बनाया, आपको पता है 7 कलर्स पहले ऐसे निकाल लो, एरो सभी पे डालने. अब इनको फर्दर और बेंड करें. ये इमर्जेंट रेज बनानी है ना आपने, तो थोड़ी थोड़ी फिर बेंड करें, और फिर ऑर्डर लिखिए विब गिव, विब गिव. So this is angle of prism A 60 degree. So this is diagram showing dispersion of light. ये dispersion है, ये simple refraction है. ये जब आप प्रिज्म को सनलाइट में रख दोगे, धूप में रखोगे, तब आपको 7 कलर दिखते हैं. जब आप उस पे लेजर डालते हो, तो फिर आपको एक ही कलर वही वाला बाहर आएगा.